क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर सेट ऑफ नंबर हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा एड्रेस क्या है, हम हमारे एड्रेस को हाउस नंबर, एरिया, सिटी, स्टेट, कंट्री इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें कुछ सेट चाहिए जिससे हम अपनी लोकेशन बता पाए। सिमिलर वे में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है उसको बताने के लिए हम यहाँ पर जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन को कंसिडर कर रहे हैं, जिनकी वैल्यू पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, फिक्स्ड है। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअल में हमें एनर्जी लेवल मींस शेल के बारे में बता रहा है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है। इसका यूज कर हम एवरेज एनर्जी और एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने बोर वाले मॉडल में स्टडी किया था En क्या होगा, E1/n² इंटू Z²। लेकिन वो रिलेशनशिप हमने किसके लिए स्टडी की है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। ऐसे ही Rn क्या है, A0 इंटू n²/Z। तो ये हमें एवरेज एनर्जी और एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये हमें शेप बताता है किस टाइप के रीजन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो n के ऊपर डिपेंड करती है। n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है। n1 का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, n2 का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में। जो l की वैल्यू है वो n के ऊपर डिपेंड करती है, 0 से लेकर n-1। अगर n1 होगा तो l सिर्फ 0 हो सकता है। अगर n2 है तो l 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर n3 है तो l 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। l 0 का मीनिंग क्या है? l 0 का मीनिंग है एस सब शेल। देखो जो सब शेल है वो एनर्जी लेवल का एक पार्ट है। जैसे आप ये मान लीजिए जो अलमीरा है उसको हम एक एनर्जी लेवल मान लेते हैं लाइब्रेरी में। अब उस अलमीरा के अंदर भी पार्टीशन है, उनको हम कह सकते हैं सब एनर्जी लेवल। तो यहां पर L0 रिप्रेजेंट कर रहा है एस सब शेल को, L1 रिप्रेजेंट कर रहा है P सब शेल को, L2 रिप्रेजेंट कर रहा है D सब शेल को, और L3 रिप्रेजेंट कर रहा है F सब शेल को। अभी जितने भी एलिमेंट हमने डिस्कवर कर लिए हैं वहां पर मैक्सिमम हम F सब शेल तक यूज कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम G सब शेल का भी यूज करेंगे। तो L4 G सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। L0 S सब शेल है और S की शेप क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। L1 P को रिप्रेजेंट कर रहा है, P की शेप है डम्बल। और L2 D को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पर डबल डम्बल है। L3 F सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पर भी मल्टीपल डम्बल्स प्रेजेंट है। तो ये हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस टाइप के रीजन में मूव कर रहा है, उसकी शेप के बारे में हमें बता रहा है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू L के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी रेंज है -L2 + L। अगर L 0 हुआ तो M सिर्फ 0 हो सकता है। M 0 का मीनिंग क्या है, डायरेक्शनलेस। S के केस में L क्या था, 0, तो M वहां पर 0 ही होगा। जितनी M की वैल्यू पॉसिबल होंगी उतने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे एक सब शेल के अंदर। अगर हम S सब शेल को कंसिडर करें तो L 0 है। M की कितनी वैल्यू आ रही है, A की वैल्यू आ रही है 0।
तो इसका मीनिंग एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है। अगर हम L1 पुट करते हैं तो m क्या आ सकता है, -1 0 +1। इसका मीनिंग इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वहां पर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, px py एंड pz। ऐसे अगर हम L2 लेंगे तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 -1 0 +1 +2। तो यहां पर 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो इसका मीनिंग d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे ही f के लिए L क्या था, 3, तो m क्या हो सकता है, -3 -2 -1 0 +1 +2। तो यहां पर 3 भी, तो यहां पर 7 वैल्यूज पॉसिबल हैं, इसलिए यहां पर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बेस पर हम ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको श्रोडिंगर ने नहीं दिया था। श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें 3 वैल्यू मिली हैं जो फिक्स्ड है, रियल है। एक हमें एनर्जी के बारे में बता रही है और एवरेज डिस्टेंस के बारे में बता रही है। दूसरा हमें शेप ऑफ रीजन के बारे में बता रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। थर्ड हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है। फोर्थ क्वांटम नंबर हमने अलग से कंसिडर किया जिसे श्रोडिंगर ने नहीं दिया था। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, लेकिन अपने एक्सिस के अराउंड भी क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। सिमिलर वे में इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन भी करते हैं। तो 2 टाइप के स्पिन पॉसिबल हो सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि दोनों में से कुछ भी केस पॉसिबल हो सकता है। +12 रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज को, -12 रिप्रेजेंट करता है एंटी क्लॉकवाइज को, लेकिन एक टाइम में एक ही पॉसिबिलिटी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये जो सेट होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए एक एटम में, क्योंकि एक पार्टिकल एक साथ दूसरे पार्टिकल की पोजीशन सेम टाइम पर नहीं ले सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी लेवल के बारे में बता रहा है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से फार अवे जा रहे हैं एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है। देखो ये 1s का मीनिंग है फर्स्ट शेल का 1s सब शेल है, ऐसे ही सेकंड शेल का ये 2s सब शेल है, थर्ड शेल का 3s सब शेल। तो यहाँ पर जो बिगिनिंग का नंबर है वो शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमें एनर्जी लेवल के बारे में बता रहा है, साइज के बारे में बता रहा है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है। किसी भी एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, n²। इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n²। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जितने टाइप के स्पिन पॉसिबल होंगे, स्पिन क्वांटम नंबर में हमने स्टडी किया था 2 टाइप के स्पिन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, +12 एंड -12। तो जितनी भी स्पिन वैल्यू होंगी उतने इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो 2n² इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। तो 2n² को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या मिल रहा है, n² मिल रहा है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे n वैल्यू इंक्रीज होगी उतना इजीली हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। जिन वेव फंक्शन की n वैल्यू सेम हो उनका प्रिंसिपल शेल नंबर सेम होगा और उनका जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो न्यूक्लियस से भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो 1s और 2s में से किसका साइज ज्यादा है, 2s का। जितने भी
हम शेल की बात कर रहे हैं वो कोसेंट्रिक है, जैसे ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम मान लीजिए ये 1s है तो ये 2s होगा, ये 3s, ये 4s। तो यहाँ पर हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से फार अवे जा रहे हैं शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड, एंगुलर क्वांटम नंबर, ये हमें सब एनर्जी लेवल के बारे में बता रहा है, शेप के बारे में बता रहा है। ये एस की शेप है स्फेरिकल सिमेट्रिकल, ये पी की शेप है डम्बल शेप्ड, दिस इज डी डबल डम्बल, और यहां पर मल्टीपल डम्बल्स है, ये एफ की शेप है। अभी हमने डिस्कशन किया था जो एल की वैल्यू है वो एन के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी रेंज क्या है, 0 to n-1। जिनकी एन और एल वैल्यू सेम होगी वो सभी वेव फंक्शन, वो सभी इलेक्ट्रॉन सेम सब सेल से बिलोंग करेंगे, और उनकी जो शेप होगी वो भी सेम होगी, लेकिन जो स्पेस में डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। एन अगर हम 1 लेते हैं तो एल सिर्फ 0 पॉसिबल है, इसका मीनिंग वहां पर सिर्फ एस सब शेल पॉसिबल है, इसलिए हम लिख रहे हैं 1s। अगर हम n2 लेंगे तो एल क्या होगा, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, इसका मीनिंग सेकंड शेल के अंदर एस सब शेल भी पॉसिबल है और पी सब शेल भी पॉसिबल है, इसलिए हम लिख रहे हैं 2s और 2p। तो 1p एग्जिस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि n और l इक्वल नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही 2d भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर हम n3 को कंसिडर करें तो l 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, इसलिए थर्ड शेल के अंदर 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। तो यहां पर ऑर्बिटल एक शेल के अंदर एक पार्टिकुलर रीजन को ऑक्युपाई करेंगे। जैसे हम यहां पर देखें, ये जो स्फेरिकल रीजन है ये 2s से बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर जो डम्बल रीजन होंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग px से, y के लॉन्ग py से, z के लॉन्ग pz से। जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रीजन में मूव करता रहेगा, जब p वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो s वाला इलेक्ट्रॉन उससे फार अवे चला जाएगा। इस तरीके से ये सेम स्पेस को ऑक्युपाई कर सकते हैं एट डिफरेंट टाइम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है। किसी भी सब एनर्जी लेवल में, सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस रीजन के अंदर मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे D के लिए L क्या होता है 2, तो M के लिए वैल्यू क्या होंगी -2, -1, 0, +1, +2। इसका मीनिंग D सब शेल में 5 डायरेक्शन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, और D की शेप होती है डबल डम्बल। DXY का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन X और Y एक्सिस के बीच में। DXZ में इलेक्ट्रॉन X और Z एक्सिस के बीच में। ये एक डंबल हमने ऐसे ले लिया, दूसरा ऐसे ले लिया, ये X और Z एक्सिस के बीच में। ऐसे DYZ जो दो डंबल होंगे वो Y और Z एक्सिस के बीच में होंगे। DX²-Y² जो डंबल्स हैं दो ही हैं लेकिन वो X और Y एक्सिस के अलोंग है,
इनमें क्या थे, जो डंबल्स थे वो एक्स और वाई एक्सिस के, सॉरी जो एक्सिस थे उनके बीच में थे। एक्स वाई है तो एक्स वाई के बीच में थे, एक्स जेड है तो एक्स जेड के बीच में थे, वाई जेड है तो वाई जेड के बीच में थे। लेकिन एक्स स्केयर हाइफन वाई स्केयर में ये अलोंग एक्सिस है। डी जेड स्केयर के अंदर जो डंबल है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, लेकिन एक रिंग है जो एक्स वाई प्लेन में। तो ये ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। इसकी वैल्यू एल के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितनी एम की वैल्यू पॉसिबल होंगी उतने ऑर्बिटल्स होंगे, उतने डायरेक्शन होंगे। स्पिन क्वांटम नंबर अभी हमने डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, साथ में अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहे हैं। या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है उसका इंपैक्ट क्या होता है? जब भी चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका मीनिंग वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। नेचर के अंदर कोई भी स्पीसीज तभी स्टेबल होती है जब उसके रिजल्टेंट फोर्स का जो सम होगा वो क्या हो, 0। ऐसे ही एटम को स्टेबल होने के लिए उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके जो फोर्स होंगे उनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक ऑर्बिटल के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन का होगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, यानी सेम एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट है, तो दोनों का मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। अगर दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। स्पिन इसलिए अपोजिट होना चाहिए ताकि उनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर? तो यहां पर हम देख रहे हैं स्पिन अलग अलग होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट होंगे तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स बनेगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर n की वैल्यू 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक कुछ भी पॉसिबल हो सकती है। l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 होगा। जो m की वैल्यू है वो l के ऊपर डिपेंड करेगी, -L2 + L। स्पिन 2 टाइप का हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, +12 एंड -12। ये सब थियोरेटिकल हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर हम इनको चेंज कर सकते हैं, उसके बेस पर आंसर पूछ सकते हैं। अगर कुछ नहीं बताया गया तो हमें ये फॉलो करना है। तो क्वांटम नंबर क्या है, सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एस के केस में कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम यहां पर कुछ डायरेक्शन ही लिख रहे हैं। पी के केस में एम की 3 वैल्यू पॉसिबल है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। डी के केस में 5 डायरेक्शन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्केयर, डी एक्स स्केयर हाइफन वाई स्केयर। तो यहां पर एस और पी एक साथ एक रीजन में न्यूक्लियस के अराउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर हमने पहले 1s शो किया हुआ है,
उसके बाद 2s, देन 2p। 2p में डंबल है तो 3 डायरेक्शन है, x, y एंड z। तो एक डंबल सेट x के लॉन्ग है, दूसरा y के लॉन्ग है और तीसरा z के लॉन्ग है। नोडल प्लेन क्या होती है? जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो? 0। उस प्लेन को हम कहेंगे नोडल प्लेन। अगर हम यहां पर देखें, इस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0 है। ये प्लेन कौन सी है? देखो, px का मीनिंग क्या है? जो लॉब्स हैं डंबल की वो x एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसका मीनिंग yz के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0। तो यहां पर जो yz प्लेन है वो क्या होगी? नोडल प्लेन होगी। ऐसे ही py में जो लॉब्स हैं वो y एक्सिस के लॉन्ग है। न्यूक्लियस में से पास होती हुई ये जो प्लेन है जो xz एक्सिस में है, xz प्लेन जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0। इसलिए xz यहां पर क्या होगी? नोडल प्लेन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं 2px की नोडल प्लेन क्या होगी? इसका मीनिंग x एक्सिस के अलोंग तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं लेकिन yz के अलोंग नहीं मिल रहे हैं, तो yz क्या होगी? नोडल प्लेन होगी। ऐसे ही pz में xy के अलोंग इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल रहे हैं, तो xy यहां पर क्या होगी? नोडल प्लेन। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस पर प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस से थोड़ा फार अवे होता है। तो डी के केस में 5 केस हैं, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स स्केयर हाइफन वाई स्केयर, डी जेड स्केयर। अभी हमने डिस्कशन किया था। डी वाई जेड में जो लॉब्स हैं वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में है। ऐसे डी एक्स जेड में एक्स और जेड एक्सिस के बीच में है, डी एक्स वाई में एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। डी एक्स स्केयर हाइफन वाई स्केयर में जो लॉब्स होंगी वो एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग है। डी जेड स्केयर में एक ही लॉब है लेकिन साथ में एक रिंग और भी है जो एक्स वाई प्लेन में। तो यहां पर हमें नोड्स आइडेंटिफाई करने हैं। डी एक्स वाई में लॉब्स कहां पर होंगी? इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। इसका मीनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स वाई प्लेन में तो मिल रहा है, क्या एक्स जेड प्लेन में वो मिलेगा? क्या वाई जेड प्लेन में वो मिलेगा? वाई जेड प्लेन का मीनिंग क्या है? वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसमें से जो प्लेन पास होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0। इसलिए वाई जेड यहां पर क्या है? नोडल प्लेन। सिंपल तरीका यहां पर ये है, जो एक्सिस मिसिंग है यहां पर उसके साथ कॉम्बिनेशन ले लो एक्स का, तो एक्स जेड प्लेन यहां पर नोडल प्लेन है, वाई जेड यहां पर क्या होगी? नोडल प्लेन होगी। अदरवाइज आप इमेजिनेशन से भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें एक्स जेड दिया हुआ है तो नोडल प्लेन क्या होगी? एक्स वाई एंड वाई जेड। इस केस में अगर हम देखें एक्स वाई एंड एक्स जेड, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लॉब्स हैं, वो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग मिल रहे हैं। इसका मीनिंग जो नोडल प्लेन होंगी वो इंक्लाइंड होनी चाहिए। एक्स जेड प्लेन होगी, वाई जेड प्लेन होगी, लेकिन वो इंक्लाइंड होगी 45 डिग्री पर। आप ये कह सकते हैं प्लेन इंक्लाइंड टू 45 डिग्री विद एक्स जेड एंड वाई जेड, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग मिल रहे हैं। यहां पर एज सच कोई नोडल प्लेन नहीं है, लेकिन यहां पर कौन बन रहा है? तो इस कोन के अराउंड इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0। तो डी जेड स्केयर में नोडल प्लेन तो 0 है, लेकिन यहां पर जो नोड्स हैं वो कितने हैं? 2। नोड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। रेडियल नोड, एंगुलर नोड।
रेडियल नोड का दूसरा नाम है स्फेरिकल नोड। अभी हमने डिस्कशन किया नोड एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो, 0। अगर वो प्लेन की फॉर्म में तो उसे हम नोडल प्लेन बोल देते हैं। तो यहां पर रेडियल और एंगुलर नोड में डिफरेंस क्या है? रेडियल का मीनिंग होता है डिस्टेंस। अगर हम एक पॉइंट से डिस्टेंस चेंज करें, अभी इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन मिलना बंद हो गया, फिर से इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो गया, ऐसे नोड को हम क्या कहेंगे? रेडियल नोड। अगर हम डिस्टेंस सेम रखते हैं लेकिन एंगल चेंज करते हैं, अभी इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन मिलना बंद हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर नोड। जैसे अगर हम एस को कंसिडर करें तो ये न्यूक्लियस है, तो अभी हमें इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इससे भी आगे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहां पर कोई रेडियल नोड नहीं है, क्योंकि चाहे आप इंफिनिटी डिस्टेंस तक चले जाएं, इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम 2s को कंसिडर करें तो क्या हम ऑब्जर्व करते हैं? अभी इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसके बाद हमें एक रीजन मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0। तो ये जो है ये 2s है, जो आउटर रिंग मैंने ली है, आउटर स्फीयर जो मैंने लिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2s को। 1s और 2s के बीच में एक गैप है, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0। इसे हम क्या कहेंगे? रेडियल नोड। और इसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल, इसलिए इसका नाम क्या है? स्फेरिकल नोड। रेडियल और स्फेरिकल नोड निकालने की रिलेशनशिप क्या है? n-l-1। इसका यूज कर हम रेडियल नोड निकाल सकते हैं। 1s के केस में n क्या होगा? 1। s के लिए l क्या होता है? 0। तो 1 माइनस 0 माइनस 1 0 आ रहा है, इसका मीनिंग 1s के अंदर कोई रेडियल नोड नहीं है। लेकिन 2s के लिए देखें n2 है, l क्या होगा? 0 होगा इसके लिए, 2 माइनस 1, तो यहां पर कितने रेडियल नोड है? 1 रेडियल नोड है। ऐसे हम 3s में निकाल सकते हैं। तो यहां पर 1s और 2s स्फीयर के अंदर जो गैप है वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 है, तो इस नोड को हम क्या कहेंगे? रेडियल नोड। अब हम एंगुलर नोड को देखते हैं, यहां पर क्या कोई एंगुलर नोड है? देखो अभी यहां पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, हम एंगल चेंज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो आपको मिलता ही जा रहा है। एंगुलर नोड के लिए कंडीशन क्या है? आपको डिस्टेंस तो सेम रखना है। अभी जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, एंगल चेंज करने पर इलेक्ट्रॉन मिलना बंद हो जाना चाहिए, फिर से इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। यहां पर तो हर एंगल पर आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसलिए यहां पर कोई एंगुलर नोड नहीं है। एंगुलर नोड हम कैसे निकालते हैं? इक्वल टू एल। एस के लिए एल क्या होता है? 0। इसका मीनिंग एस सब शेल के अंदर कोई भी एंगुलर नोड नहीं है। अगर हम पी को देखें, ये 2p एक्स में जो हम कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0। लेकिन हम उससे फार अवे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहां पर अभी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, अब आप एंगल चेंज करें, डिस्टेंस सेम रखें, तो आप क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, फिर से इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो गया। तो यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यहां पर एंगुलर नोड कितने होंगे? नॉर्मली एंगुलर नोड नोडल प्लेन ही होता है। dz स्क्वायर को आप छोड़ दें, जहां पर एंगुलर नोड नोडल प्लेन की फॉर्म में नहीं है, कोन की फॉर्म में है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अलोंग मिल रहा है, यानी एक्स वाई में भी मिलेगा और एक्स जेड में भी मिलेगा। लेकिन वाई जेड प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। इसलिए यहां पर जो वाई जेड प्लेन है वो क्या है? एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड किसके इक्वल होते हैं? एल के इक्वल होते हैं। नोडल प्लेन पूछ लिया जाए तो वो भी किसके इक्वल होगी? एल के इक्वल होगी। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? इन दोनों का हम सम करेंगे। रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड, तो सभी टाइप के नोड्स का सम क्या है? n-1 है। आपको ध्यान रखना है एंगुलर नोड ही नोडल प्लेन है, लेकिन dz स्क्वायर के केस में नोडल प्लेन तो 0 होंगी, लेकिन एंगुलर नोड कितने होंगे? 2, क्योंकि dz स्क्वायर में जो एंगुलर नोड आ रहा है वो कोन की फॉर्म में आ रहा है। क्लियर? Which quantum number set is not valid? फर्स्ट आपको दिया हुआ है n for L0, तो यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्वांटम नंबर सेट वैलिड है और कौन सा नहीं है। n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से लेकर इंफिनिटी तक, और l की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? n के ऊपर, 0 से लेकर n-1। अगर n 4 है तो l 0 हो सकता है, तो ये भी करेक्ट है। m की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? l के ऊपर डिपेंड करती है। l 0 है तो m सिर्फ 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। इसका मीनिंग ये चीज क्या है? इनकरेक्ट, तो ये वैलिड नहीं है। अब हम सेकंड को वेरीफाई करते हैं। n4 है तो L2 पॉसिबल है, क्योंकि L की रेंज क्या होगी? 0 to n-1। m L के ऊपर डिपेंड करता है, -L2 प्लस L उसी रेंज में आ रहा है। S क्या होगा? +12 या फिर -12, तो ये +12 दिया हुआ है, तो ये करेक्ट है, वैलिड है। नेक्स्ट चेक करते हैं। n4 होगा तो L1 हो सकता है। m या तो -1 होना चाहिए या फिर 0 या +1, वैलिड वैल्यू दी हुई है। s +12 या फिर -12 दिया होना चाहिए, वही दिया हुआ है, तो ये भी क्या है? वैलिड है। नेक्स्ट चेक करते हैं। n1 होगा तो क्या L2 हो सकता है। n और L कभी इक्वल नहीं हो सकते और L की वैल्यू कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पर L की वैल्यू क्या दी हुई है? ज्यादा दी हुई है, इसलिए क्या है? इनकरेक्ट है, नॉट वैलिड है। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना था? कौन सा वैलिड नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। या फिर आपको ये कह दिया जाए कि 4s का क्वांटम नंबर सेट दो, तो ये जो नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n को, तो n यहां पर क्या होगा? 4। s के लिए l क्या होना चाहिए? 0। l 0 तो n क्या होगा? 0 होगा। s क्या होगा? ±12। क्लियर? अगर हमें p सब शेल दिया हुआ है, p सब शेल के लिए l क्या होता है? 1, तो m क्या होगा? -1 0 +1। जो 0 वैल्यू है वो किससे बिलोंग करती है? z वाले से बिलोंग करती है, इसका मीनिंग ये pz है।
ये पी वाई है, पी एक्स है। वैसे तो पी एक्स पी वाई के लिए प्लस माइनस वन कुछ भी हो सकता है, फिर भी अगर हमें एज्यूम करना पड़े तो पी एक्स के लिए क्या होगा प्लस वन, पी वाई के लिए क्या होगा माइनस वन। अगर आपके पास ये आ जाता है एग्जाम में 4pz का क्वांटम नंबर सेट बताएं, तो n क्या होगा 4, p के लिए l क्या है 1, m क्या होगा z है तो 0, s क्या होगा प्लस माइनस हाफ। क्लियर।